नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। एक बेहद ही साधारण से परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। वो 70 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा, लगातार कार्य करने की क्षमता और लोगों से संवाद स्थापित करने की अद्भुत शैली और विधा लोगों को सोचने पर मजबूर कर जाती है। देश के विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील विचारों के सृजन में जुटे रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के निर्माण में तत्पर हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल की दूसरी पारी में भी वो देश की सीमा की सुरक्षा, सार्वभौमिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत के गौरव को लगातार बढ़ा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किसी भी देश का नेतृत्व जब ऐसे हाथ में हो जिसकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो, तो वो राष्ट्र विकास के हर स्तर पर तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी सोच और दृष्टि से प्रगतिशील हैं, बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़ जाने की कला में भी बेहद सामर्थ्यवान हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में विरले ही ऐसे राजनेता हुए हैं जिनकी कही हर बात जनता अपने सर आंखों पर लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विरले राजनेताओं में से एक हैं जो अपनी बातों और भाषणों से जनता से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और उनकी हर बात को जनता एक लकीर मानकर पालन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को रचनात्मक रूप से पेश करते हैं और आम व्यक्ति से जोड़ने के साथ ही उसे एक जन आंदोलन बना देते हैं। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने और लोगों को उससे जोड़ने में जो बात प्रधानमंत्री को सबसे विशेष बनाती है, वो है उनकी असाधारण भाषण कला। अपनी इस कला से वो श्रोताओं और जनता को न केवल मंत्रमुग्ध कर देते हैं, बल्कि उनके दिलों दिमाग पर अपनी बात की अमिट छाप भी छोड़ देते हैं। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने में आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। बात चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण हो, या प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक के रूप में पेश करने की हो, जनता की सेवा का उनका ये भाव हर किसी के दिलों को छू गया। जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो औपचारिक होकर बोलने को तरजीह नहीं देते, और यही बात उनको बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाती है। वो कहते हैं कि हमें लाइफ को एक फाइल में रखने की जरूरत है। केवल सुविधाएं बढ़ाना काफी नहीं, हमें लोगों के जीवन में गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। मैं गरीबों का एम्पावरमेंट करके
गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और तब जाकर के गरीबी मिटेगी। गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। लीडरशिप खुद तो जो करती है वो करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ लीडरशिप जो है वो इंस्पिरेशन देती है। तो ऐसी इंस्पिरेशन देने वाली लीडरशिप आज देश के सामने है। मंच देशी हो या विदेशी, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपने आचरण और कथनों से भारत के लोकतंत्र की ताकत को नया आयाम दिया है। जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, वो फैसला कर ले तो एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर रॉयल पैलेस में हाजिरी लगा सकता है। तो देश के लोकतंत्र की ताकत को सहज शब्दों में ही बयां कर जाते हैं। और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले, तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। अपनी बातों को प्रभावी और स्पष्ट तरीके से रखने की कला भी उन्हें खूब आती है। कड़ी से कड़ी बात को सहज शब्दों में कह जाने से वो गुरेज नहीं करते। जब वो कहते हैं कि मुझे किताब पढ़कर गरीबी सीखनी नहीं पड़ी है, मैंने उस जिंदगी को जिया है, और फकीरी को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये इनबिल्ट होती है। मैं अभाव में पैदा हुआ, इसलिए मुझ पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता है। तो वो देश के करोड़ों दबे कुचलों, शोषितों और वंचितों की आवाज बुलंद कर जाते हैं, और ये बात करोड़ों लोगों को उनसे जोड़ देती है। अपने भाषणों के जरिए लोगों से संबंध बनाने की कला में माहिर प्रधानमंत्री मोदी पर देश के आम लोगों का भरोसा और उम्मीद कायम है। जब वो कहते हैं कि गांधी जी ने आजादी को आंदोलन बना दिया था, मैं विकास को जन आंदोलन बना देना चाहता हूं, तो उनकी नजरों में 2022 का न्यू इंडिया का विजन स्पष्ट दिखने लगता है। और ये बात देश के युवाओं से लेकर हर तबके को उनके साथ जोड़ देती है। अलंकार और बनावट से हटकर प्रधानमंत्री मोदी का सरल संवाद उन्हें सबसे अलग बनाता है, और असरदार भी। जटिल से जटिल और कठिन से कठिन बातों को जितनी सहजता और सरलता से वो लोगों के सामने रखते हैं, उससे समाज के हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते, और यही बात उन्हें दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेटरों में शामिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसंवाद और लोगों की प्रतिक्रिया हर मौके पर बेमिसाल साबित हुई है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों पर उनकी बातों का असर ये रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कोई अपील की है, तब जनता ने उनका पूरा सहयोग किया है। अपने संदेशों और उस पर अमल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और लोगों से जुड़ने की उनकी बेमिसाल कला का ही नतीजा है कि जब भी उन्होंने देशवासियों से कुछ मांगा या कोई आह्वान किया, तो जनता ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। कोरोना महामारी काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता के बीच मजबूत संबंधों की वानगी खूब देखने को मिली। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एकजुट करने में बेहद कामयाबी हासिल की। उनकी एक अपील पर देश की जनता ने उनका पूरा सहयोग किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाने की अपील की, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को
22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का ही असर था कि 22 मार्च को शाम 5 बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पूरा माहौल गुंजायमान था। कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी तो कहीं तालियों की गड़गड़ाहट, कहीं घंटियों की गूंज थी तो कहीं आरती की रात। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की तो देश की जनता ने उसका पूरी तरीके से पालन किया। उनकी बातों को मानते हुए जनता ने अगले 21 दिनों तक अपने को लक्ष्मण रेखा के अंदर सीमित कर लिया। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। प्रधानमंत्री के हर बात का जनता ने पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ पालन किया है। 5 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री ने लोगों से रात 9 बजे दीप जलाने का आह्वान किया तो उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री की अपील पर संकट की घड़ी में भी देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया और गांव से लेकर शहर तक, झोपड़पट्टी से लेकर मोहल्लों तक हर जगह लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया और दिए जलाए। हमने कोरोना काल में भी देखा कि उनके सिर्फ एक आह्वान पर हम सबने जो है एक दीपावली की तरह हमने दिया जलाया। हमने जो कोरोना योद्धा हैं उनको नमन किया और इसी तरीके से थाली बजाया। उसको जो है हमने संदेश दिया, एकता का संदेश दिया। ये शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके जो संवाद की शैली है जो हृदय को छू जाती है। उन्होंने मात्र राजनीतिक नहीं रखा अपना संवाद, सीधे सीधे संवाद बगैर बीच में किसी को रखे। उनका प्रयास रहता है कि वो जन जन तक पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय समय पर किए गए हर अपील को जनता ने पूरा सहयोग दिया। ये उनकी अपील का ही असर है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को अपने जीवन में डालने लगे। उन्होंने गमछा मुंह पर लपेटने की अपील की जिसका खूब सकारात्मक असर देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया। कमजोर तबकों को हर संभव मदद देना और देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की उनके अभियान को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी की देश और जनता के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। 21वीं सदी भारत की हो
ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री ने न केवल सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, बल्कि समय रहते उचित कदम भी उठाया। उन्होंने न केवल समाज के हर वर्ग से संवाद किया, बल्कि कोरोना को हराने के लिए हर संभव कदम भी उठाए। और इसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की वजह से मौत की दर आबादी की तुलना में सबसे कम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कई ऐसे पहलू हैं जो उन्हें करिश्माई नेता साबित करते हैं। चाहे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता हो या फिर प्रकृति के साथ तालमेल करके विकास पर जोर देने की अपील, उन्हें अलग बनाता है। प्रकृति से प्रेम, योग और आध्यात्म से जुड़ाव उनके जीवन शैली का अभिन्न अंग है। जन जन से संवाद में कुशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम जगजाहिर है। वो अपने तमाम संवादों में प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव को सामने रखते रहे हैं। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता, धूल और मिट्टी से उनका वास्ता बचपन से रहा है। कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर पहुंचने यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका प्रकृति प्रेम बदस्तूर वैसा ही रहा। हम सभी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए वीडियो देख चुके हैं। वीडियो में नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम साफ झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को लेकर हमेशा से संजीदा रहे हैं। अनेक मंचों से उन्होंने ये पर्यावरण को लेकर अपने विजन को भी दुनिया के सामने रखा है। नरेंद्र मोदी पर्यावरण को लेकर कन्वीनियंट एक्शन गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज और कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज शीर्षक से 2 किताबें लिख चुके हैं। इसमें उन्होंने पर्यावरण को लेकर अपने विजन को रेखांकित किया है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय की बात की। प्रधानमंत्री का हमेशा से इस बात पर जोर रहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मानवीय मूलों से जोड़ा जाए। There are several plants and animals out there that need our help. What is it that we can do? Either through technology or human action to give them a fresh lease of life so that they can add beauty and diversity to our planet. Also, there is a very old debate, development or environment. And both sides present views as if each is mutually exclusive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के बारे में नहीं सोचते, उनकी सोच संपूर्ण मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड को एक साथ लेकर चलती है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य हम तभी बना सकते हैं जब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बजाय स्वच्छ और साफ सुथरी ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दें। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया। बेहतर भविष्य के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ का बीड़ा उठाया और आज दुनिया के 102 से ज्यादा देश इस मुहिम से जुड़ गए हैं। जो आखिरी छोर का व्यक्ति है, जो वंचित है, जो गरीब है, वो इन सारी परिस्थितियों का शिकार होता है। अगर हम कल्याण के लिए सोचते हैं, हम समाज जीवन के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए सोचते हैं, तो जैसे और चीजों पर बल देने की आवश्यकता है, उतनी ही प्रकृति की रक्षा पर भी बल देने की बहुत आवश्यकता है। और उस काम में
भारत पूरी तरह आपके साथ है। दुनिया जो चाहता है उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। प्रकृति और पर्यावरण को बेहद करीब से दिखाने वाले डिस्कवरी चैनल के मशहूर टीवी कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम साफ दिखाई दिया। सदियों से योग और आध्यात्म भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जीवन के हर पड़ाव पर योग और आध्यात्म को अपनाया। जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया में योग को एक नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया। उनके ही अथक प्रयासों का नतीजा था कि संयुक्त राष्ट्र से दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधा है। प्रधानमंत्री अक्सर योग करते हुए वीडियो जारी करते हैं। ये उनके योग और व्यायाम के प्रति लगाव का ही परिचायक है। दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। खुद का स्वास्थ्य ठीक रहे तभी हम देश समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी का ये शुरू से मानना रहा है। देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़े। गरीबों तक बेहतर डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा पहुंचे, इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव पर जोर दिया। इसी का नतीजा था कि सितंबर 2018 में दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज योजना की शुरुआत भारत में हुई। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर शुरू की गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता का भी परिचायक है। गरीबों तक सस्ती दवाइयां पहुंचे, इसके लिए उन्होंने जेनेरिक दवाइयों की पहुंच को गांव-गांव तक सुनिश्चित करने पर जोर दिया। देश के कोने-कोने में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। कुदरत से लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का हमेशा से बेजोड़ पक्ष रहा है और उनके कार्यप्रणाली में इसकी झलक हमेशा हम देखते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक समझ भी उनके व्यक्तित्व को निखारती है। बचपन से अपने आसपास जिन सामाजिक मुद्दों ने उनके दिमाग पर असर डाला, प्रशासनिक पद पर आने के बाद उन्होंने उन मुद्दों के समाधान के लिए लगातार कोशिशें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर कई सामाजिक विषयों को उठाया है, जिससे जनता उन्हें हमेशा अपने साथ अनुभव करती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मंचों के जरिए निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर मन की बात कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसने रेडियो में एक तरह से क्रांति ला दी। टेलीविजन के आने के बाद रेडियो लगभग लोगों ने सुनना बंद कर दिया था, सिर्फ एफएम सुनते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है अपने मन की बात कार्यक्रम जब से शुरू किया, तब से लेकर लोग रेडियो को गंभीरता से सुनने लग गए और ऐसे ऐसे विषयों पर उन्होंने पिछले 5 वर्षों से, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, जिसमें उन्होंने आह्वान दिया कि जनता जो है अपना सिलेंडर, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सिलेंडर सरेंडर कर दें, और उन्होंने सरेंडर कर दिया ताकि जो जनता उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, अपने सब्सिडी को, एलपीजी सब्सिडी सभी लेते थे, उसको लोगों ने छोड़ दिया। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया। नरेंद्र मोदी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार के दुख दर्द को उन्होंने बचपन से समझा है, अनुभव किया है। हमारे देश में कई ऐसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार रहा है कि हम सभी को महिलाओं के साथ भेदभाव की मूल जड़ को समझना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे परिवार में ही लड़के और लड़की के बीच भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को अपने करियर, शिक्षा और विवाह जैसे मुद्दों पर निर्णय करने की आजादी होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन विचारों को नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने संबोधनों में दोहराया है। इसके साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने में भी इस पहलू का खास ख्याल रखने की हमेशा कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कई बार अपील की
कि महिलाओं के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि भारत सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इससे शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलने के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान भी मिलता दिख रहा है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। 2014 के बाद से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए सरकार ने देश भर में कई तरह की योजनाएं लागू की। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना में महिलाओं को तरजीह जैसी कई पहल हैं। ये योजनाएं कमजोर और पीड़ित महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने देश के 115 अति पिछड़े जिलों में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र को मंजूरी दी। इन केंद्रों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो, समाज में महिलाओं के नेतृत्व में विकास जैसी सोच बने। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में महिलाओं को प्रमुख विभागों की बागडोर दी। हर वर्ग की महिलाएं संविधान से मिले अधिकार और आजादी का लाभ उठा सकें, इस सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में फैली कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश भी की। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस किया। सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा के खात्मे के लिए संसद से कानून बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश में महिलाओं का योगदान बढ़ता है तब देश का विकास सुनिश्चित हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है जहां नारी सशक्त हो, सबल हो और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। साथियों, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है। प्रसूता माता के पोषण के लिए 6,000 रुपये की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान। ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश हित के मामले में कभी भी लोकप्रियता आड़े नहीं आई। उनकी इस खासियत से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा देश की संप्रभुता से जुड़ा फैसला हो या भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए लिया गया नोटबंदी का निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की जनता को ढेरों टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए लिया गया निर्णय जीएसटी भी ऐसे ही वर्ग में आता है। ये सभी फैसले उनकी दूरदर्शिता को दिखाते हैं। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका
जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ये सपना रहा है कि भारतीय युवा अपनी सामर्थ्य को पहचाने, वो काम मांगने वाला नहीं बल्कि काम देने वाला बने। देश के युवाओं की, विशेषकर ग्रामीण युवाओं की रोजगार संबंधी निर्भरता को समाप्त किया जा सके, इसलिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं बनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय शख्सियतों में से एक हैं, लेकिन एक मामूली सा चाय बेचने वाला बालक इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुंचा, ये सबके लिए कौतूहल का विषय रहता है। जाते जाते एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन सफर पर। नमस्कार। सत्रह सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी पिता दामोदर दास मोदी और माता हीराबा की 6 संतानों में से तीसरी संतान हैं। उनका जन्म उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ। नरेंद्र मोदी के जीवन का शुरुआती दौर इसी वडनगर में गुजरा। उनका परिवार समाज के काफी कमजोर तबके से था। 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी परिवार को संघर्ष करना पड़ता। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। शुरुआती वर्षों में नरेंद्र मोदी इसी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। संघर्षों के इन दिनों का नरेंद्र मोदी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई, जीवन के संघर्षों और पिता के चाय स्टॉल में मदद की जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित किया। हालांकि इन मुश्किल हालातों में भी उनके सहपाठी नरेंद्र मोदी को एक मेधावी और मेहनती छात्र के तौर पर याद करते हैं। कहते हैं, बचपन में नरेंद्र मोदी का सपना था कि वो सेना में भर्ती हों, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ सोच रखा था। 1967 में नरेंद्र मोदी ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। कहते हैं, उनके अध्यापकों ने उन्हें एक औसत छात्र बताया, लेकिन प्रतिभाशाली तर्कशील वक्ता भी कहा। इसके बाद वो अहमदाबाद चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने स्नातक की परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में 1978 में की, जबकि 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ही स्नातकोत्तर किया। संघर्षों की बचपन की सीख उनके राजनीतिक जीवन में अब काम आ रही थी। वो आरएसएस के मजबूत स्तंभ के तौर पर उभरते जा रहे थे। 1975 के आपातकाल के दौरान उन्हें भूमिगत होना पड़ा, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से सरकार विरोधी पर्चे छापना और उन्हें बांटना जारी रखा। नरेंद्र मोदी 1987 में बीजेपी से जुड़े। 1987 के अहमदाबाद स्थानीय चुनाव के लिए प्रचार करना उनकी पहली जिम्मेदारी थी। एक जोशीले प्रचार अभियान ने इस चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की कर दी। उनकी विशेष संगठन शैली और नेतृत्व को देखते हुए वो 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने वाली मुख्य टीम का हिस्सा बनाए गए। इस चुनाव ने 1 दशक पुराने कांग्रेस शासन का अंत कर दिया। राज्य में कांग्रेस ने 1980 में 141 और 1985 में 149 सीटें जीती थीं, लेकिन 1990 में कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 33 सीटों पर आ गया। बीजेपी को 67 सीटों पर सफलता मिली और पार्टी चिमन भाई पटेल के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हुई। हालांकि गठबंधन कुछ समय तक ही चला, लेकिन बीजेपी गुजरात में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। नरेंद्र मोदी 1995 के विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थे। इस बार बीजेपी ने पहली बार सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजे ऐतिहासिक रहे। पार्टी को 121 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी ने सरकार बना दी। साल 1996 में नरेंद्र मोदी
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में दिल्ली आए और उन्हें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण उत्तर भारतीय राज्यों का प्रभार सौंपा गया। इस बीच उनकी नेतृत्व क्षमता का सबसे बड़ा इनाम उन्हें 2001 में उस वक्त मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें गुजरात की कमान संभालने का न्योता दिया। शुरुआत में नरेंद्र मोदी इस ऑफर से असहज थे क्योंकि वो एक लंबे वक्त से गुजरात से बाहर थे, लेकिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी से मिले इस सम्मान को वो ठुकरा न सके और इस तरह 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो राज्य की सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2001 से 2014 के बीच लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो एक रिकॉर्ड है। इसी बीच सितंबर 2013 में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और उनके नेतृत्व में हुए चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।